Hello everyone, welcome to Olive Port. Welcome in the YouTube session of Olive Port. I hope every one of you is fine and also doing well. Now, अगर आपको ABFM पेपर का मॉड्यूल सी का कंप्लीट रिवीजन चाहिए है जिसमें आपको थ्योरेटिकल रिवीजन भी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन भी चाहिए, एज वेल एज आपको क्वेश्चंस भी बहुत सारे चाहिए। ये इंटायर सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या क्या करेंगे? इसमें हम रिवाइज करेंगे अपने टॉपिक्स को जो कि मॉड्यूल सी के हैं एंड उन टॉपिक से रिलेटेड हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एज यू ऑल नो मॉड्यूल सी क्या है? हमारा मिक्सचर है थ्योरेटिकल टॉपिक का, जिसमें हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देखेंगे एंड उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी फॉर्मूलाज है उनको रिवाइज करेंगे एंड उनके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आप मिस आउट कर दोगे। डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द इंटायर सेशन एंड इफ यू फील सेशंस आर हेल्पफुल टू यू, सेशन अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो, तो एक लाइक जरूर से दे दीजिए। चलिए, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन जो कि है मॉड्यूल सी का कंप्लीट रिवीजन ऑफ एबीएफएम मॉड्यूल सी विद इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट क्वेश्चन। चलिए, स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है? इन एबीएफएम हम लोगों ने यूट्यूब की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें वी स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट मॉड्यूल ए। ए कंप्लीट हो चुका है, बी कंप्लीट हो चुका है, एज वेल एज डी भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ ओनली वन मॉड्यूल वाज लेफ्ट, दैट इज मॉड्यूल सी। आज से हम लोग मॉड्यूल सी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मॉड्यूल सी के सारे यूनिट्स को कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे एंड उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। I hope I'm audible, I'm visible, everything is good. And if you are new to this channel, I highly request you to please चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए। चलिए, स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल सी का पहला यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 13, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। नाउ, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन क्या है? हमने बाकी के दो यूनिट्स में पढ़ा। मॉड्यूल ए में हमने पढ़ा कि आप बिजनेस को कैसे मैनेज करोगे, आप बिजनेस के लोगों को कैसे मैनेज करोगे, स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करोगे, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसा पैटर्न होना चाहिए ना। मॉड्यूल बी में हमने देखा क्या बिजनेस को तो आप मैनेज कर लोगे बट मैनेज करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब वो पैसा आप कहाँ से लाओगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, कितना प्रॉफिट कमाओगे ना। मॉड्यूल सी इज ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। अगर आपको किसी कंपनी को खरीदना है तो फिर आप उस कंपनी को खरीदने से पहले आप उसका वैल्यूएशन कैसे निकालोगे? उस कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन को निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। उन अप्रोचेस के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, सो दैट इज कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मीन्स हाउ टू डू वैल्यूएशन ऑफ एनी फर्म। दो पार्टीज होते, एक बायर होगा, एक बायर एंड दूसरा सेलर। ना, बायर जो है वो सेलर की कंपनी को खरीदना चाहेगा। अब सेलर किस दाम पे बेचेगा, कैसे वैल्यूएशन, कैसे कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाएगा। ये दोनों के बीच में ये बातें होती हैं कि किस ढंग से कंपनी को लिया जाएगा, कैश में लिया जाएगा या शेयर्स में खरीदा जाएगा या पूरा कैश में खरीदा जाएगा। दिस इज द डील विच इज डन बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर की नजर में सेलर की कंपनी क्या हो जाएगी? टारगेट कंपनी हो जाएगी। टारगेट कंपनी का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? दिस इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। यस, बिफोर मूविंग फर्दर, आज का एजेंडा क्या है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। नाउ, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन क्या है? कॉर्पोरेट वैल्यूएशन मतलब कंपनी की वैल्यू लगाना। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी या किसी भी बिजनेस एंटिटी। कंपनी की जब हम वैल्यूएशन निकालते हैं तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स को हम देखते हैं। हम फैक्टर्स को क्या क्या देखेंगे? कंपनी का एसेट्स क्या है, कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज है, कंपनी का फ्यूचर में इनकम होने की कितनी संभावना है, कंपनी का इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स को हम कंसिडर करते बिफोर डूइंग वैल्यूएशन। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग वेरियस फाइनेंशियल ऑपरेशनल फैक्टर्स। देन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कहाँ पे ज्यादा यूज होता है? अगर आप कंपनी मर्जर्स और एक्विजिशन में जा रही है तब।
ओके, अगर दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही है तब, या अगर अमालगमेशन हो रही है तब, या आप कंपनी को एक्वायर कर रहे हो तब। सो किसी भी वजह से अगर मर्जर से एक्विजिशन हो रहा है तो उस टाइम पे कंपनी की वैल्यूएशन निकालना जरूरी है ना। अब कैसे पता चलेगा बायर को कि एक्चुअल वैल्यू क्या है कंपनी की? सेलर ने तो कुछ भी बोल दिया। अब सेलर तो हमेशा यही चाहेगा ना कि मेरी कंपनी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बिके। अब सेलर ने बोल दिया मेरी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ है। अब बायर तो नहीं मानेगा, बायर पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा, एनालाइज करेगा प्रॉपरली कि एक्चुअल में इस कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ है भी कि नहीं। तब उसके बाद बायर फिर जो भी उन लोग के बीच में नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएटेड अमाउंट पे खरीदेगा। तो इन सारी चीजों के लिए वैल्यूएशन को किया जाता है ना। तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन प्रोसेस है कंपनी की वैल्यू को निकालने के लिए। सो दो टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा, टाइप्स की बात हो रही है। दो तरीकों से कॉर्पोरेट कंपनीज की वैल्यूएशन को निकाला जाता है, एक या तो बुक वैल्यू फॉलो करके, एक या तो मार्केट वैल्यू फॉलो करके ना। बुक वैल्यू क्या होता है? वो वैल्यू जो आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी है, द वैल्यू विच इज इंक्लूडेड इन योर बैलेंस शीट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना। मार्केट वैल्यू क्या है कि आपके शेयर्स की क्या वैल्यू चल रही है मार्केट में, मार्केट वैल्यू ऑफ योर शेयर्स। सो जितने भी आपके नंबर ऑफ शेयर्स होंगे इनटू एमपीएस, मार्केट प्राइस पर शेयर। सो ये हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू। डन? यस, गुड मॉर्निंग पंकज सर। So number of shares into market price in the market price per share MPS ना। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे तो हमें एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। कौन से स्टैंडर्ड को? इंटरनेशनल एसेट्स वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमिटी, ये रिस्पॉन्सिबल है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कंपनी के स्टैंडर्ड के लिए बनाई गई है ये कमिटी ना। तो डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू क्या है? जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, जो आपके बैलेंस शीट में है, आपके एसेट्स और कंपनी की वैल्यू, दैट इज बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? कि आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू एट प्रेजेंट मार्केट में क्या चल रही है, मीन्स करेंट सिनेरियो में आपके शेयर्स की क्या वैल्यू है मार्केट में। सो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मार्केट वैल्यू में बायर्स और सेलर्स कितने हैं, प्लस शेयर्स का क्या वैल्यू चल रहा है, उनके उसके बेसिस पे हम मार्केट वैल्यू निकालेंगे ना। डेप्रिसिएशन के साथ चेंजेस आते हैं, यहाँ पे डेली चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट, वी नो मार्केट इज डायनेमिक। मार्केट क्या है? डायनेमिक है। डायनेमिक मीन्स विच चेंजेस क्विकली, विच चेंजेस फ्रीक्वेंटली। तो इसीलिए मार्केट फैक्टर्स के बेसिस पे हम यहाँ पे मार्केट प्राइस सेट करेंगे। लाइक बुक वैल्यू है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, बुक वैल्यू का शेयर निकल जाएगा। मार्केट वैल्यू क्या है? कि आपके शेयर की करंट प्राइस क्या है मार्केट में, और आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है आपकी कंपनी में। मान लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आपकी कंपनी में 100 रुपए है, और करंट शेयर प्राइस, एक शेयर का प्राइस है मान लेते हैं 10 रुपए। सो टोटल मार्केट वैल्यू कितना निकल के आएगा? 1000 रुपए। ऑलराइट ना। जैसे कार की बुक वैल्यू मीन्स जब आपने कार खरीदा था उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन निकला, आप डेप्रिसिएशन को नेस करोगे तो आपका बुक वैल्यू निकलेगा। बट मार्केट वैल्यू क्या है? कि उस कार की वैल्यू आज के टाइम में मार्केट में क्या चल रही है, दैट इज मार्केट वैल्यू। तो ये था कि दो तरह के वैल्यूज होते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन को निकालने में हेल्प करता है ना। अब बहुत सारे अप्रोचेस भी होते हैं कंपनी की वैल्यूएशन को निकालने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं। अप्रोचेस टू कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ना, वी नो दैट वैल्यू दो तरह से निकाला जाता है। एक होता है बुक वैल्यू, एक होता है मार्केट वैल्यू ना। अब अलग अलग अप्रोचेस क्या है? अप्रोचेस मीन्स अलग अलग मेथड्स, आप कह सकते हो अलग अलग मेथड्स क्या है कंपनी की वैल्यूएशन को निकालने के लिए। तो हमारे पास टोटल 6 मेथड्स है ना। पहला क्या है? पहला है स्टॉक एंड डेट अप्रोच। ये सारे अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है हमारे पास इनकम अप्रोच। नेक्स्ट है एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच। एडजस्टेड
book value approach. Then we have market approach. Then direct comparison approach. And one more approach, stock and debt income adjusted market direct. One is cost approach. Now, these are the six different methods how to do the valuation of any firm. Now, one by one समझने की कोशिश करेंगे. Now, stock and debt approach क्या है? Now, stock से क्या क्लियर हो रहा है? आपके शेयर्स, इक्विटी. डेट मतलब क्या हुआ? डेट मतलब अब आपके इक्विटी शेयर्स की क्या वैल्यू है? आपने कितना लोन मार्केट से उठाया है, कितना लोन आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है. सो ये बेसिकली बताता है स्टॉक एंड डेट अप्रोच. Okay, so stock and debt approach, it basically tells the value of stock, how much debt you have taken from any financial institution. आपकी कंपनी ओवर वैल्यूड है या आपकी कंपनी अंडर वैल्यूड है, आपकी कंपनी ओवर लेवरेज्ड है या आपकी कंपनी अंडर लेवरेज्ड है. सो ये बेसिकली बताता है स्टॉक एंड डेट अप्रोच. इसी के बेसिस पे वैल्यूएशन किया जाता है. Now, second approach is what? That is income approach. Income approach बहुत इंपॉर्टेंट है. इनकम अप्रोच क्या बताता है? अगर मैं आपकी कंपनी को खरीद रहा हूं तो आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आपकी जो कंपनी है वो फ्यूचर में अर्निंग्स देगी कि नहीं. कितनी अर्निंग्स आपकी कंपनी फ्यूचर में देगी. व्हाट इज योर इनकम? ओके, आफ्टर 10 years और आफ्टर 5 years हाउ मच इनकम योर कंपनी विल गोइंग टू मेक. सो आने वाले 5 सालों में कितना अर्न करेगी आपकी कंपनी, उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी कंपनी का वैल्यूएशन करेंगे. सो दैट इज इनकम अप्रोच में हम क्या करेंगे? CFAT निकालेंगे, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स. तो इसमें इनकम अप्रोच में हम क्या करेंगे? हम डिस्काउंटिंग करेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच को यूज करेंगे. डिस्काउंटिंग, सो डिस्काउंटिंग आप सबने पढ़ा होगा. डिस्काउंटिंग में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10% या जो भी इंटरेस्ट फैक्टर दिया रहता है उसके बेसिस पे डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं. फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल योर फ्यूचर कैश फ्लोज. So discounting is what? Finding present value of all your future cash flows. All right. Now, नेक्स्ट है एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच. अब एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच में आप एक वर्ड देख रहे होगे, एडजस्टेड. बुक वैल्यू अप्रोच तो हमको पता है कि ये सिंपल है, जिसमें सारे एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स की वैल्यू रहती है ना. अब एडजस्टेड में क्या होगा? हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे. क्या एडजस्टमेंट करेंगे? हम इसमें करंट लाइबिलिटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि जब हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तो फिर हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को ही कंसिडर करेंगे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कंसिडर नहीं करेंगे. क्योंकि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को तो आप तुरंत पे ऑफ कर सकते हो, बट आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो टाइम लेती है. सो करेंट लाइबिलिटीज क्या है? ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है. तो इसीलिए वी विल नॉट गोइंग टू कंसिडर इन एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच. तो करेंट लाइबिलिटीज हमेशा डिडक्ट होगी. नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज मार्केट अप्रोच. नाउ मार्केट अप्रोच में क्या है? मार्केट अप्रोच बेसिकली टेल्स दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द मार्केट. आपके शेयर्स की वैल्यू, आपके एसेट्स की वैल्यू क्या है? सो इट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ एन एसेट और एनी बिजनेस बाय कंपेयरिंग इट विद द एक्चुअल सिमिलर प्राइसेस. जो बाकी कंपनी के एसेट्स की जो सिमिलर प्राइस रहेगी, उन प्राइस को ही हम लेके चलेंगे आपकी कंपनी के एसेट की प्राइस को लेकर के. ऑलराइट, दैट इज व्हाट, दैट इज द मार्केट अप्रोच. ना डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच क्या होता है? इसमें हम डायरेक्ट कंपनी को कंपेयर करते हैं. किससे कंपेयर करते हैं? कॉम्पिटिटर की कंपनी से. अब फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये आई एम एक्स, ओके, आई वॉन्ट टू परचेज योर कंपनी. आपकी कंपनी वाई लिमिटेड है ना. अब मुझे नहीं पता आपकी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या. आई एम अनेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ योर कंपनी. सो व्हाट आई विल डू इन दिस केस, आपके जैसी कंपनी को पहले मैं ढूंढूंगा मार्केट में. मान लेते हैं ABCD, ये 4 कंपनी मिली जिनका काम करने का तरीका आपकी कंपनी जैसा था,
जिनके एम्प्लॉयज भी लगभग आपकी कंपनी के जैसे थे, जो सेम टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते थे ना। अब इन कंपनी का वैल्यू निकालेंगे। जो भी कंपनीज का वैल्यू निकलेगा उसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स या मल्टीप्लायर, मल्टीपल और मल्टीप्लायर। ना कंपनी का वैल्यू जो भी निकलेगा उस कंपनी की वैल्यू को आपकी कंपनी के वैल्यू के साथ इंटरलिंक्ड करके तब एक्चुअल वैल्यूएशन निकालेंगे। मान लेते हैं इस कंपनी का अर्निंग्स निकल के आया, लेट्स नॉट टेक अर्निंग्स, लेट्स टेक एंटरप्राइज वैल्यू। ना एंटरप्राइज वैल्यू निकल के आया 50 करोड़। ओके ना, ये एंटरप्राइज वैल्यू जो है 50 करोड़ है। अब इसका मल्टीपल निकालेंगे और जो भी मल्टीपल आएगा वो मल्टीपल आप यूज करोगे वाई लिमिटेड में। मान लेते हैं मल्टीपल निकला 5 टाइम्स, ओके, डिवाइडेड बाय 10, 5 टाइम्स। सो वाई लिमिटेड का जो भी एंटरप्राइज वैल्यू होगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्चुअल वैल्यू आप निकाल लोगे टारगेट कंपनी का। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। आप डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो अपन टारगेट कंपनी को किसी दूसरी कंपनी से, एंड दूसरी कंपनी का जो भी वैल्यू आएगा उसको आप उसी वैल्यू को आप कंसिडर करोगे टारगेट कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए। ऑलराइट ना, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कॉस्ट अप्रोच। तो कॉस्ट अप्रोच को हम एसेट बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एसेट की वैल्यू को निकाला जाता है। सो जो भी सेल वैल्यू है एसेट का वो कंसिडर किया जाएगा। एसेट्स की सेल वैल्यू को कंसिडर करेंगे। सेल वैल्यू इज कंसिडर्ड कि कितने में आपका एसेट बिक रहा है मार्केट में, तो उतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। सो दैट इज कॉस्ट अप्रोच। सो आई होप ये आपको 6 तरह के अप्रोचेस क्लियर हो गए होंगे। एनी डाउट टू एनी वन? एंड ये सारे के सारे अप्रोचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब फटाफट इन सारे अप्रोचेस को एक बार पढ़ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा ना। इनकम बेस्ड अप्रोच इन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। अब कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में इनकम बेस्ड अप्रोच क्या था? इट इज वन ऑफ द मेन मेथड्स यूज्ड टू वैल्यू बिजनेस और कंपनी। ये बेसिकली बताता है कि आपकी कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट क्या होने वाला है, कंपनी इतनी केपेबल है कि नहीं कि वो फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट कर पाए। एंड फिर उसी फ्यूचर प्रॉफिट, उसी इनकम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? प्रेजेंट वैल्यू में। प्रेजेंट मतलब आज के वैल्यू में, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। सो इसके लिए आप क्या करोगे? आप डिस्काउंटिंग करोगे। ऑलराइट, अब जो भी आपका CF80 आएगा उसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे एंड फिर एक्चुअल वैल्यू आपका निकल के आएगा। तो दिस ऑल वी हैव डन। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या क्या स्टेप्स है? पहले तो आप एस्टिमेट करोगे कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में कंपनी कितना कमा के देगी। सो यू विल गोइंग टू एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लो। अब आप एस्टिमेट करोगे, आप प्रेडिक्शंस आप कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? उस फ्यूचर वैल्यू को आप डिस्काउंटेड करोगे। मीन्स जो फ्यूचर प्रॉफिट आप कमाने वाले हो उसकी आज के टाइम में क्या वैल्यू होने वाली है। आज के टाइम में मतलब प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे। सो फर्स्ट देन यू विल फाइंड चूज यू विल चूज द डिस्काउंट रेट टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। सो डिस्काउंट रेट निकालने के लिए आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का यूज करोगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KO। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे उन्हीं कैश फ्लोज का। सो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा? जो भी आपने कैश इनफ्लो जनरेट किया हर साल उसको डिस्काउंटिंग करोगे। लाइक 10% है, 12% है, सो 1/1.10, 12% है, सो 1/1.12 इक्वल टू, अगेन इक्वल टू। सो ये हमने ऑलरेडी सारी चीजें कर लिया है। उसके बाद टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? फाइनल वैल्यू, जो कंपनी का फाइनल वैल्यू आप उसको ऐड करोगे एंड देन यू वुड बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कंपनी। दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन इनकम बेस्ड अप्रोच। ना मार्केट अप्रोच अभी जस्ट हमने किया। मार्केट अप्रोच में हम क्या करेंगे? आपके जो भी एसेट्स की वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे दूसरे कंपनी के एसेट्स की वैल्यू के साथ एंड फिर उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे। सो दिस अप्रोच इज ऑफन यूज जहां पे बहुत सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। जहां पे डेटा अवेलेबल नहीं वहां पे आप मार्केट बेस्ड या डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच नहीं कर पाओगे। जिस कंपनी का डेटा आपके पास है, ऑलरेडी अवेलेबल है, कंपेरेबल कंपनीज का डेटा, आप उन्हीं कंपनीज पे मार्केट बेस्ड अप्रोच या डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच लगा पाओगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट अप्रोच। तो कॉस्ट अप्रोच को एसेट बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे एसेट की एक्चुअल वैल्यू को निकाला जाता है कि आपके एसेट की क्या वैल्यू है। अगर मैं आपकी कंपनी को खरीद रहा हूँ, आपकी कंपनी में जो भी एसेट्स है, आपकी मशीनरी है, आपका जो भी आपके सिस्टम वगैरह है, फर्नीचर है, तो उनकी एक्चुअल वैल्यू आज के टाइम में मार्केट में क्या चल रही है। अगर आपकी आपके एसेट्स बहुत ज्यादा ऑब्सोलीट हो गए, तो फिर उनकी वैल्यू आपको बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं मिलने वाली। बट उन एसेट्स की वैल्यू अगर अभी भी मार्केट में है, तो फिर मार्केट में जो वैल्यू चल रही है एसेट्स की, आप उन वैल्यू को कंसिडर करोगे। So asset based approach to corporate valuation is the way of determining company's value based on the value of their assets. Assets जो कंपनी के पास हैं, उसमें से हम लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, हम डिडक्ट कर देंगे। लाइबिलिटीज जो कंपनी को ऑलरेडी पे करना है। तो यहाँ पे फिजिकल एसेट्स को ज्यादा कंसिडर किया जाता है। प्रॉपर्टी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, स्टॉक हो गया। Now, so before moving further, one important information for you all that अगर जिन्होंने अभी तक सुपर एलीट प्लान नहीं लिया है, सो आई हाईली रिक्वेस्ट देम टू प्लीज एनरोल इन आवर सुपर एलीट प्लान। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एंड लाइव क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट मिलेगा। और जिनको जून जुलाई अटेम्प्ट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अभी से एनरोल कर ले इस सुपर एलीट ऑल इन वन प्लान में। सो आपको अलग अलग सेशंस भी मिलेंगे। स्पेशल सेशंस होगा जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। देन डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा जहां पे आप 1-to-1 डाउट क्लियर कर सकते हो विद मेंटोर, एजुकेटर। एंड डाउट रिजोल्यूशन के लिए आपके पास कम्युनिटी टैब रहेगा जिसमें आप किसी भी एजुकेटर को टैग करके उनसे डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकते हो। सो दैट इज वाई दिस सुपर एलीट बैच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ना नेक्स्ट अप्रोच आता है एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच। ना एडजस्टेड बुक वैल्यू में एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे हम कुछ चीजें एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करना कुछ चीजें मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज को एडजस्ट करेंगे ताकि उन वो फेयर मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट कर पाए। नॉट जस्ट व्हाट इज रिकॉर्डेड इन द बुक, जो बुक में रिकॉर्ड है वो नहीं, बल्कि जो मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उस मार्केट के वैल्यू को वो रिप्रेजेंट कर पाए। इस तरह से हम बुक वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। ओके, ना एडजस्ट क्यों करेंगे? द बुक वैल्यू शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल, क्योंकि बुक वैल्यू में जितनी भी चीजें रिकॉर्ड होती हैं वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। अगर आपने 2000 में कोई मशीन खरीदा है, मान लेते हैं 50 लाख में, सो बुक में वो 50 लाख वैल्यू ही रिकॉर्ड होगी। भले आज उसकी वैल्यू 20 लाख हो गई है या आज उसकी वैल्यू 40 लाख हो गई, इट डजेंट मैटर। आपके बुक्स में कितनी रिकॉर्ड है? 50 लाख रिकॉर्ड है। बट आप ये भी देखो कि आप डेप्रिसिएशन जब लगाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी मशीन को यूज कर लिया है बहुत सालों तक, 25 सालों तक आपने मशीन को यूज कर लिया, सो अब डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या निकल रही है? वो एक्चुअल वैल्यू आपके फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है या कम है? सो रियल वैल्यू हायर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है आज के टाइम के हिसाब से। So, इसमें हम फेयर मार्केट वैल्यू को कंसिडर करेंगे। बुक वैल्यू को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो अपना फेयर मार्केट वैल्यू रिप्रेजेंट करे। सो इसके लिए दिस इज वन टेबल प्रोवाइडेड टू यू। इस टेबल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच। ना वी नो दैट बुक वैल्यू में हम क्या कंसिडर करते हैं? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में टू साइड्स होते हैं, वन इज लाइबिलिटीज एंड वन इज एसेट। नाउ लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में इक्विटी। सी जो भी बोल्ड से है वो आपका सम वैल्यू बता रहा है, मीन्स फाइनल वैल्यू, टोटल वैल्यू आपका है। नाउ देन रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं? 21.20। सिक्योर्ड लोन्स मीन्स जिनमें आपने सिक्योरिटी दी हो, बैंक ने सिक्योरिटी ली हो, सिक्योर्ड लोन्स। देन सिक्योर्ड लोन्स 24.30। अब सिक्योर्ड लोन्स में दो है, टर्म लोन्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऐसे डिबेंचर्स जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। और टर्म लोन्स क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स, जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए लोन आपने दिया है, बैंक ने दिया है कंपनी को। अनसिक्योर्ड लोन्स मीन्स नो सिक्योरिटीज देयर, 6.5। अब अनसिक्योर्ड में बैंक ओवरड्राफ्ट है, इंटर कॉर्पोरेट लोन है। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स क्या होता है? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन लेती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। नाउ एंड नेक्स्ट इज करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। ये था हमारा लाइबिलिटी साइड। सिमिलरली एसेट साइड में क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है हमारे 63 करोड़।
जिनमें से ग्रॉस एसेट 85 थी, बट उसमें से क्योंकि डेप्रिसिएशन को घटा दिया गया तो फिक्स्ड एसेट्स की नेट वैल्यू कितनी निकली है? 63 करोड़। इन्वेस्टमेंट है 11, 11.5 करोड़। करंट एसेट्स 41.90, कैश 1.4, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे ना। अब एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच को हम कैसे यूज करेंगे ना? स्टार्टिंग में, इफ यू रिमेंबर, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे क्या समझा था कि एडजस्टेड बुक वैल्यू में हम करंट लाइबिलिटीज को एडजस्ट करेंगे, मींस करंट लाइबिलिटीज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है। ये लाइबिलिटीज आप कंपनी बेचने से पहले आप पे ऑफ कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है? वो कंपनी बेचने के बाद कंपनी, जो जिसने कंपनी खरीदी उसके पास लाइबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे ना, सो यहाँ पे वैल्यूएशन आप कैसे निकालोगे एडजस्टेड में? वी विल टेक इन्वेस्टर्स क्लेम अप्रोच। नाउ व्हाई इन्वेस्टर्स क्लेम अप्रोच? कैन एनीवन टेल मी? हमने यहाँ पे लाइबिलिटीज क्यों नहीं लिखी, इन्वेस्टर्स क्लेम अप्रोच क्यों लिखा? बुक वैल्यू, एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच आप या तो लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर सकते हो या एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लाइबिलिटीज लोगे तो करंट लाइबिलिटीज यहाँ भी डिडक्ट होगी, एसेट से आप कैलकुलेट करोगे तो करंट लाइबिलिटीज यहाँ भी डिडक्ट होगी। Now, can anyone tell me why investors claim approach, नॉट शेयर होल्डर्स क्लेम? हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स क्लेम भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं इन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया। सो दीज आर ऑल द पर्सन हु हैज गिवन मनी इन योर बिजनेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस। दैट इज वाई वी हैव रिटन इन्वेस्टर्स क्लेम अप्रोच, नॉट द लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे, सारे लॉन्ग टर्म में। आप देखिए, सिक्योर्ड लोन्स, okay, then unsecured loans, but 45, 21.20, 24.30, 6.50, बट यहाँ पे हम करेंट लाइबिलिटीज नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि करेंट लाइबिलिटीज जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, सो वी विल नॉट गोइंग टू कंसिडर करेंट लाइबिलिटीज हियर। नाउ एसेट की टोटल वैल्यू 116.40, यहाँ भी हम करेंट लाइबिलिटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए 19.40 को हम डिडक्ट करेंगे। अब ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है? यस, ये दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सो एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच में करंट लाइबिलिटीज को नहीं लिया जाता है। डन ना। नेक्स्ट है स्टॉक एंड डेट अप्रोच। सो स्टॉक एंड डेट अप्रोच अभी हमने पढ़ा कि इस स्टॉक एंड डेट अप्रोच में जो है बेसिकली कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, कंपनी ने कितना पैसा मार्केट से उठाया है, उनको कैलकुलेट करके तब फाइनल वैल्यू निकालते हैं कि कितना बिजनेस ने पैसा रेज किया है थ्रू इट्स स्टॉक एंड थ्रू डेट। सो स्टॉक एंड डेट अप्रोच फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली ये बताता है कि कंपनी अपना ऑपरेशंस कैसे कर रही है, कंपनी का क्या ग्रोथ है, कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कैपिटल का स्ट्रक्चर बताना। अब कोई भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन होता है? विद इट्स टू एलिमेंट। पहला क्या है? पहला डेट है, पहला, देन नेक्स्ट इक्विटी है। आपने कितना पोर्शन डेट का लिया है, डेट का पोर्शन कितना है कंपनी में, इक्विटी का पोर्शन कितना है। ऐसा ना हो कि डेट आपका ज्यादा हो, इक्विटी आपका कम हो, तो फिर आपका फर्म क्या हो जाएगा? ओवर लेवर्ड हो जाएगा। अगर इक्विटी की वैल्यू ज्यादा है, डेट की वैल्यू कम है, तो अंडर लेवर्ड हो जाएगा। इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में ये बताया गया है कि हमेशा हमको डेट और इक्विटी का बैलेंस लेकर चलना चाहिए कंपनी में। So this stock and debt approach explains how a company gets money to run its business. तो बेसिकली स्टॉक क्या है? स्टॉक है इक्विटी, इक्विटी जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, कंपनी ने अपने शेयर्स परचेज किए हैं, लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं, तो लोग क्या हो गए? लोग इन्वेस्टर्स हो गए उस कंपनी में, लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो नाउ कंपनी सेल्स शेयर्स टू देयर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो है वो शेयर होल्डर्स है, ओनर्स है कंपनी के। एंड जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, जब लास्ट कंपनी का पैसा बचता है बाकी सारे डेट ऑब्लिगेशन को, प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद, तो अल्टीमेटली वो पैसा किनका होता है? वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों का होता है। एंड डेट इज व्हाट? डेट इज द लोन विच यू बोरो फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर कंपनी में ग्रोथ पैटर्न बहुत कम है, कंपनी को पैसा चाहिए ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए, सो हाउ कंपनी इज बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक और एनी इन्वेस्टर्स, एंड दिस मस्ट बी रिपेड विथ इंटरेस्ट।
सो कंपनी के पास न सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का बर्डन होता है बट इंटरेस्ट का भी बर्डन होता है, एंड यही इंटरेस्ट का बर्डन जो होता है कंपनी को बहुत ज्यादा मतलब कंपनी का बर्डन बढ़ाता है। the burden of interest makes the company less grow. So stock and